अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम मदनी। और सबसे पहले तो आप सब स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर क्लास में वेलकम करते हैं। तो आज जो है हम बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो है हमने स्टार्ट कर दी हैं सेकेंड ईयर की। तो आप तमाम स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आपने प्रॉपरली जो है वो तमाम सेशंस को रेगुलरली अटेंड करना है और अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपर वे से करनी है। तो उसकी एक रीज़न ये है आपके को अटेंटिव होने की कि जो आपने फर्स्ट ईयर में अब इतनी ज़्यादा मेहनत की है लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो फर्स्ट ईयर का जो आपका रिजल्ट है वो भी सेकेंड ईयर पे बेस कर रहा है। मींस के जो मार्क्स आप सेकेंड ईयर में लेंगे उसी की बेस पर आपको जो है वो फर्स्ट ईयर का जो है रिजल्ट बनेगा। तो आपने तमाम सेशंस को जो है वो रेगुलरली अटेंड करना है और अपनी स्टडी प्रॉपर वे से जो है स्टार्ट कर दें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी चैप्टर 15 जो है हमारा वो है होम्योस्टैसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि होम्योस्टैसिस का कॉन्सेप्ट है क्या। तो जैसे कि आपको डेफिनेशन नजर आ रही है कि द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। इसका मतलब ये है कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बाहर का माहौल, आप जानते हैं कि जानदार के बाहर के माहौल में हर लम्हा चेंज आती रहती है। मींस के जैसे टेम्परेचर जो है वो कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, जैसे कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। और एक जानदार को कभी पानी ज्यादा अवेल होता है, कभी कम अवेल है। जैसे एक प्लांट लगा हुआ है, उसे कभी फ्लडिंग का सामना है, बहुत ज्यादा पानी मुयसर हो गया, और कभी कई अरसे तक जो है वो पानी मिला ही नहीं है। इसी तरह जानदारों को मिनरल्स कभी ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे वो मिनरल्स वाली फूड जो है वो खाते हैं, और कभी मिनरल्स जो है वो कम मिल रहे होते हैं। तो मींस के बाहर के माहौल में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। लेकिन एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ये एक अहम चीज है कि वो अपनी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है। मींस के अपने अंदर के फ्लक्चुएशंस को एक सेट पॉइंट पर रखते हैं जिंदा जानदार। तो बाहर के इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं वो अंदर के इन्वायरमेंट को भी फ्लक्चुएट करना चाहती है। लेकिन जानदार में ये सलाहियत है कि वो बाहर के इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशंस को रेजिस्ट करता है। मींस के अपने अंदर के इन्वायरमेंट को फ्लक्चुएट नहीं होने देता, अंदर के इन्वायरमेंट की कंडीशंस को एक सेट पॉइंट पर मेंटेन रखता है। तो अंदर के इन्वायरमेंट को एक सेट पॉइंट पर मेंटेन रखना कि बाहर के इन्वायरमेंट में बेशक फ्लक्चुएशंस आती रहें, इसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम होम्योस्टैसिस के मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, हम दो तरह की सिचुएशंस देखते हैं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म ना होता तो क्या होना था। तो होना यह था कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब फ्लक्चुएशंस आती, जैसे टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, तो उससे यह होना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर भी वैसे वैसे फ्लक्चुएट होता है जैसे कि बाहर की इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो उस टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए खतरे का बायस बन सकती थी। तो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होने का क्या फायदा है कि बाहर के इन्वायरमेंट में बेशक कंडीशंस मींस के टेम्परेचर वगैरह फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो उन फ्लक्चुएशंस को रेजिस्ट करती है। तो उसका फायदा ये होता है कि जानदार की बॉडी के अंदर की कंडीशंस एक नैरो रेंज, एक सेट पॉइंट पर मेंटेन रहती हैं, बेशक बाहर के इन्वायरमेंट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होम्योस्टैसिस की बात करें तो देखें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशन आती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल इन्वायरमेंट में तीन तरह के कंपोनेंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो वो तीन कंपोनेंट्स हैं वाटर, सॉल्यूट और टेम्परेचर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये जो मैकेनिज्म है वो वाटर, सॉल्यूट्स और टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो उन मैकेनिज्म में एक है ओस्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स को एक रिक्वायर्ड हद में मेंटेन रखे। बेशक बाहर के इन्वायरमेंट में वाटर और साल्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है या कंसंट्रेशंस हैं वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, लेकिन जानदार ने अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट को बैलेंस में रखा हुआ है।
एक सेट पॉइंट पे रखा हुआ है, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस सलाहियत को ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ओस्मो रेगुलेशन के जरिए से जानदार जो कि ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनिज्म है, वो अपने बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स को एक रिक्वायर्ड रेंज के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन। द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी एक जानदार के जिस्म के अंदर डिफरेंट, आपको पता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रिजल्ट्स में जो वेस्ट बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स का अगर कैटाबॉलिज्म होता है तो आप जानते हैं अमोनिया वगैरह और यूरिया, यूरिक एसिड जैसे कंपोनेंट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पैदा हो रहे होते हैं। तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होते हैं। इनकी अगर एक हद जो है वो बढ़ जाए रिक्वायर्ड लेवल से, तो ये जहरीले होते हैं और जानदार की जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। तो इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट मैकेनिज्म है होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, थर्मोरेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर within a tolerable range is called thermoregulation। मीन्स के जिस्म के अंदर के टेम्परेचर को एक काबिल बर्दाश्त हद तक रखने को बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। यानी टेम्परेचर बेशक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का चेंज होता रहे, बढ़ता रहे, कम होता रहे, लेकिन जानदार का ये मैकेनिज्म कि जिसके जरिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट पर मेंटेन रखा हुआ है, इस होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म को बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। तो जी ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे ये तीन मैकेनिज्म यानी ओस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन के जरिए से जानदार अपने बॉडी की वाटर, सोल्यूट और टेम्परेचर की जो कंसंट्रेशंस हैं उनको एक सेट पॉइंट पे रखते हैं। अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस की सेल लेवल पे, तो जैसे एक एज ए होल ऑर्गेनिज्म और उसके बाहर का इन्वायरमेंट उसकी बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशंस को एक बॉडी क्या कर रही होती है, रेजिस्ट कर रही होती है। तो उसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल्स हैं, हर सेल का भी एक इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। मींस के एक सेल की मेम्ब्रेन से जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो इंटरनल इन्वायरमेंट है और सेल की मेम्ब्रेन से बाहर का इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो हर सेल अपनी मेम्ब्रेन से अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसमें डिफरेंट जो कंसंट्रेशंस हैं, जैसे फर्ज किया वाटर, सॉल्यूट्स और टेम्परेचर की रेंज हैं। तो एक सेल भी अपने अंदर वाटर, सॉल्यूट्स, टेम्परेचर और डिफरेंट कंडीशंस को एक सेट पॉइंट पर मेंटेन रखता है और अपने साइटोप्लाज्म को जो है एक उसकी कंसंट्रेशंस को एक टॉलरेबल रेंज में रखता है सेल। मींस कि अगर कोई चीज सेल के अंदर रिक्वायर्ड रेंज से बढ़ गई है तो सेल उसे बाहर रिमूव कर देता है, और अगर कोई चीज सेल के अंदर रिक्वायर्ड रेंज से कम हो गई है तो सेल उन चीजों को बाहर से हासिल करना स्टार्ट कर देता है। तो जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए होल होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म रखता है, तो एक सेल भी होम्योस्टेसिस के जरिए से अपने अंदर के साइटोप्लाज्म को मेंटेन रखता है टॉलरेबल रेंज या रिक्वायर्ड रेंज में। नेक्स्ट बात करते हैं होम्योस्टेसिस के ऑब्जेक्ट क्या है। तो होम्योस्टेसिस का मकसद जो है ये नहीं है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स रखना, बल्कि होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस को एक स्पेसिफिक रेंज में रखता है। इसी तरह अगर हम बात कर लें वाटर और साल्ट्स की, तो एक लिविंग बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस के जरिए से अपनी पानी और मिनरल्स की कंसंट्रेशंस को इतना नीचे नहीं जाने देगी जो कि मिनिमम रेंज है बॉडी की, और ना ही वाटर और मिनरल्स की कंसंट्रेशंस को मैक्सिमम रेंज से बढ़ने देगी। मींस के बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को उतना रखा जाएगा कि ना तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए, यानी पानी की ना हो तो उसमें कमी हो जाए, ना ही जो है वाटर जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाए बॉडी में। तो मींस के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को स्पेसिफिक रेंज में रखना है, ना कि फिक्स रखना है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स बात करते हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम, कि कंट्रोलिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है।
तो बहुत ही सिंपल है। तो कंट्रोलिंग सिस्टम जो है हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिक कंट्रोलिंग सिस्टम, वो वैसे ही वर्क करता है जिस तरह एक फिजिकल या एक मशीन का कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। तो किसी मशीन के अंदर जो है वो 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें एक है रिसेप्टर्स। वो क्या करते हैं, या हम कहें रिसेप्टर्स को सेंसर कह सकते हैं। एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में सेंसर्स का काम होता है किसी फ्लक्चुएशन को जो है वो सेंस करना। हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर का जो सेंसर है वो क्या काम करता है, वो रेफ्रिजरेटर के अंदर के माहौल में वो टेम्परेचर की चेंज को सेंस करता है। अगर टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड लेवल जो आपने रेफ्रिजरेटर का सेट किया हुआ है, अगर टेम्परेचर उससे बढ़ने लगा है तो सेंसर मैसेज भेज देता है किसके पास, कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर उस मैसेज के मुताबिक क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। मींस के कंट्रोल सेंटर सिग्नल्स भेज देता है उन पार्ट्स की तरफ जो इस टेम्परेचर को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो उन पार्ट्स को जो कि रिस्पांस क्रिएट करते हैं उन्हें कहते हैं अफेक्टर्स। तो सेंसर या रिसेप्टर चेंज को सेंस करते हैं और वो मैसेज भेज देते हैं कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर उस मैसेज को एनालाइज करने के बाद वो मैसेज भेज देते हैं अफेक्टर के पास, और अफेक्टर क्या करते हैं, रिस्पांस क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब लिविंग कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो वो 3 कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, अफेक्टर। द एंडोथर्मिक एनिमल्स हैव अ सेट पॉइंट, यानी जो एंडोथर्मिक हैं, जो अपने बॉडी के अंदर हीट भी जनरेट करते हैं और बॉडी के अंदर टेम्परेचर को सेट पॉइंट पर रखते हैं, उन्हें हम एंडोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं। तो उनमें रिसेप्टर्स डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंज लाइक सेंसर। रिसेप्टर का काम होता है सेंसर की तरह टेम्परेचर की चेंज को सेंस करना। रिसेप्टर सेंड सिग्नल्स टू द कंट्रोल सेंटर। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस चेंज के सिग्नल को कंट्रोल सेंटर के पास भेज देते हैं। द कूलिंग और वार्मिंग सिस्टम ऑफ कंट्रोल सेंटर टेक्स एक्शन। तो कूलिंग और वार्मिंग सिस्टम क्या हो गया, वो अफेक्टर हो गए। वो क्या करते हैं, वो फिर रेस्पॉन्ड करते हैं। मींस के अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट से बढ़ गया है तो क्या किया जाएगा, बॉडी को कूल किया जाएगा, और अगर टेम्परेचर रिक्वायर्ड रेंज से कम हो गया है तो बॉडी को हीट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इसका क्या मतलब है। फीडबैक इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शंस इट इज कंट्रोलिंग। देखिए, फीडबैक मैकेनिज्म को हम इस तरह समझते हैं कि जैसे फर्ज किया कि बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड रेंज से बढ़ना शुरू हो गया है, तो रिसेप्टर्स, कंट्रोल सिस्टम का जो कंपोनेंट है रिसेप्टर, वो जैसे ही सेंस करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर रिक्वायर्ड रेंज से बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो वो मैसेज भेज देगा कंट्रोल सेंटर के पास। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, जैसे ही उसे मैसेज मिला है कि बॉडी गर्म होना शुरू हो गई है, तो वो क्या करेगा, वो बॉडी के अफेक्टर्स के पास मैसेज भेजेगा जिन्होंने क्या करना है, बॉडी के टेम्परेचर को नीचे लाना है। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो रिसेप्टर फिर चेंज सेंस करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड लेवल तक आ चुका है। तो देखिए, जैसे ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड लेवल तक आ चुका होगा तो यही चेंज जो है ये फीडबैक का काम करेगी। मींस के वापस जवाब मिलेगा, रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इस चेंज को सेंस करेंगे और कंट्रोल सेंटर को बताएंगे कि जो रिक्वायर्ड लेवल था वो अचीव हो चुका है। मींस के उसे फीडबैक मिल गया, किसको, कंट्रोल सेंटर को। जैसे उसे ये फीडबैक मिलेगा वो क्या करेगा, वो अफेक्टर्स के पास वो जो टेम्परेचर कम करने के सिग्नल भेज रहा था वो भेजना बंद कर देगा। यानी कंट्रोल सिस्टम जो है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, वो इटसेल्फ कंट्रोल्ड हो गया है। यानी उसने टेम्परेचर कम करने के सिग्नल भेजना क्यों खत्म किए, जैसे ही उसे फीडबैक मिला कि रिक्वायर्ड लेवल अचीव हो चुका है। देखिए, ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये हमेशा इस तरह काम करता है कि जो चेंज डिटेक्ट की जाती है, रिस्पांस हमेशा उसके अगेंस्ट दिया जाता है।
It includes detection of change, sending signals to control center and response of effectors. इसे बोलते हैं feedback mechanism. Effectors show response inverse to the change in the external environment. जो effectors हैं वो external environment में जो change आती है उसका उलट response देते हैं. It is called negative feedback mechanism. For example, receptors सेंस वार्म टेम्परेचर. जब रिसेप्टर ये सेंस करते हैं कि बाहर का इन्वायरमेंट जो है उसका टेम्परेचर जो है वो गर्म हो चुका है, वो बढ़ चुका है इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. द इफेक्टर्स के फिर क्या करेंगे? इफेक्टर्स शो रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी. इफेक्टर क्या करना शुरू कर देंगे? वो बॉडी को कूल करना शुरू कर देंगे. यानी रिसेप्टर जो चेंज सेंस करते हैं, इफेक्टर हमेशा उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ओस्मो रेगुलेशन को कुछ हम डिस्क्राइब करें कुछ वजाहत से, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर रिलेशन ऑफ सेल की. तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ओस्मो रेगुलेशन होती क्या है, टू मेंटेन द वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट में वाटर और साल्ट्स की जो मिकदारें हैं, कंसंट्रेशंस हैं, उनको उतना रखते हैं जितना बॉडी की नीड होती है. तो वाटर और साल्ट्स को रिक्वायर्ड रेंज में मेंटेन रखने को बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन. यह हम तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि डायग्राम्स में ये नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक. तो पहले हम बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट. व्हाट इज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट? अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन. इसका मतलब ये है, हम पतले माहौल को, पतले सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट. यानी कि आप ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें वाटर तो ज्यादा है लेकिन सॉल्यूट्स जो है वो कम है. तो पतला सॉल्यूशन होगा, उस पतले सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट. हम इस तरह एग्जांपल लेते हैं कि फर्ज किया एक जानवर जो है वो पानी के अंदर रह रहा है. अब वाटर जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें जानवर की बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट की निस्बत वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो अंदर के इन्वायरमेंट की निस्बत कम है. तो हम कहेंगे बाहर का इन्वायरमेंट डाइल्यूट है, यानी जानवर की बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट जो है वो कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, जबकि बाहर का इन्वायरमेंट डाइल्यूट है. तो उस बाहर के इन्वायरमेंट को बोलेंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट. और फिर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है? द मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल. यानी एक सेल है और सेल के बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी कि सेल की मेम्ब्रेन से बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है लेकिन साल्ट ज्यादा है. किसकी निस्बत? अंदर की निस्बत. यानी सेल के अंदर का इन्वायरमेंट गाढ़ा है, सेल के अंदर का इन्वायरमेंट डाइल्यूट है, पतला है, जबकि सेल के बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है. तो बाहर के इन्वायरमेंट को बोलेंगे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट. तो आपने याद रखना है, गाढ़े इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट बोलते हैं और डाइल्यूट इन्वायरमेंट को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट बोलते हैं. और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है? देखिए, अगर एक सेल है, सेल की मेम्ब्रेन से अंदर के इन्वायरमेंट और सेल की मेम्ब्रेन के बाहर के इन्वायरमेंट में वाटर और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो तो इन दोनों इन्वायरमेंट्स को बोलेंगे आइसोटोनिक इन्वायरमेंट. यानी दोनों इन्वायरमेंट में वाटर और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है. इफ आउटर सॉल्यूशन रिजेंबल्स टू द इंटरनल सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक इन्वायरमेंट. इस स्लाइड में देखें, एक सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में डाला गया है तो क्या हो गया है? सेल आपको नजर आ रहा है टर्जिड हो गया है, तन गया है. क्यों? बाहर का इन्वायरमेंट है हाइपोटोनिक यानी डाइल्यूट है, उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है. किसकी निस्बत? सेल के अंदर के इन्वायरमेंट की निस्बत. तो हमेशा याद रखें, वाटर हमेशा डाइल्यूट इन्वायरमेंट से कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट की तरफ मूव होता है. यानी पानी जो है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है. तो बाहर का इन्वायरमेंट क्योंकि डाइल्यूट है तो पानी के मॉलिक्यूल्स एक एक करके सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे. तो जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो अंदर जो है सेल के अंदर वो पानी के
प्रेशर की वजह से सेल क्या हो जाएगा, तन जाएगा। तो ऐसे सेल को टर्जिड सेल बोलते हैं, यानी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल को डाला जाए तो सेल टर्जिड हो जाता है। लेकिन अगर एक सेल को इस सी डायग्राम को देखें, क्या हुआ है, सेल श्रिंक हो गया, सुकड़ गया। क्यों? क्योंकि सेल को डाल दिया गया है एक गाढ़े इन्वायरमेंट में, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या है कि बाहर के इन्वायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, किसकी निस्बत, सेल के अंदर के इन्वायरमेंट की निस्बत। तो फिर क्या होगा, अंदर का पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही पानी बाहर निकल जाएगा सेल सुकड़ जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। तो ये दो बातें याद रखनी है, जब एक सेल को डाइल्यूट पतले सॉल्यूशन में यानी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का सामना हो तो सेल टर्जिड हो जाता है क्योंकि वाटर गेन करता है बाहर से। लेकिन अगर एक सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए यानी गाढ़े कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए तो उसके पानी निकलने की वजह से सेल श्रिंक हो जाता है, सुकड़ जाता है। लेकिन क्या होगा कि अगर एक सेल को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट का सामना हो, यानी इस बर्तन के अंदर सेल को डाला गया है तो जितनी सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन है वैसी ही बाहर के एनवायरनमेंट है। तो जितना पानी और सॉल्यूट्स सेल के अंदर मूव कर रहे होंगे उतना ही वाटर और सॉल्यूट्स जो है वो सेल के बाहर मूव कर रहे होंगे। तो फिर क्या होगा, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन क्या होंगी, इक्वल होंगी। सेल ना तो श्रिंक हुआ है ना ही वो टर्जिड हो गया है। तो ऐसे एनवायरनमेंट को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो आज हमने होम्योस्टेसिस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।